फर्क नजर आएगा। नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर नए कलेवर के साथ, नया सवेरा के एक और विशेष अंक को लेकर। मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी कृतिका। शुक्रिया शैला एंड गुड मॉर्निंग आप सभी को। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, जिसमें अहम खबर होगी संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर, क्योंकि आज भी कई सारे ऐसे विधायी कामकाज हैं जो आज पूरे होने, कई सारे बिल आज प्रस्तावित हैं। तो ऐसे में क्या कुछ नजर आएगा उस पर हम बात करेंगे, साथ ही कौन कौन से बिल हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कोविड गाइडलाइंस को लेकर आज एक अहम बैठक भी होनी है। उस अहम बैठक में कौन कौन शामिल होगा और आखिर ये बैठक क्यों आयोजित की जा रही है उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वहीं तमिलनाडु की अगर बात करें तो मौसम में कहीं ना कहीं लगातार तब्दीली देखने को मिल रही है। मौसम काफी परेशान तमिलनाडु के लोगों को कर रहा है। लगातार बारिश हो रही है जिससे वहां के लोग काफी परेशान भी हो रहे हैं। हालांकि प्रशासन वहां पर तुरंत मुस्तैद भी है। तो इसी के साथ में और भी तमाम खबरों पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोकसभा में 3 आपराधिक कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा आज भी रहेगी जारी। प्रेस और आवधिक पंजीकरण और दूरसंचार विधेयक भी सूचीबद्ध। वहीं उच्च सदन में सीजीएसटी दूसरा संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा प्रस्तावित। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री के साथ कोविड-19 पर करेंगे समीक्षा बैठक। सभी विभागों की तैयारियों का लिया जाएगा जायजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से वैश्विक चुनौती का गुणवत्तापूर्ण समाधान ढूंढने का किया आह्वान। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों से किया संवाद। कोयला मंत्रालय आज वाणिज्यिक कोयला खदानों की नवे दौर की करेगा नीलामी। इस नीलामी में कोयला क्षेत्र में निजी क्षेत्रों की अधिक भागीदारी को मिलेगा बढ़ावा। डोनाल्ड ट्रंप को लगा बड़ा झटका। अमेरिका की कोर्ट ने राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य किया घोषित। 6 जनवरी 2021 को यूएस कैपिटल पर उनके समर्थकों द्वारा किए गए हमले में उनकी भूमिका को लेकर की गई कार्रवाई। खेल की खबरों में दूसरे वनडे में टॉनी डी जॉर्जी के नाबाद शतक की मदद से दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 8 विकेट से हराया। 3 मैच की सीरीज 1-1 से हुई बराबर। कल खेला जाएगा तीसरा और निर्णायक मुकाबला। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के सालाना पुरस्कारों में भारत का दबदबा। हार्दिक सिंह बने साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी। वहीं महिला टीम की कप्तान सविता पूनिया ने लगातार तीसरे साल जीता सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर का पुरस्कार। और चलिए हेडलाइंस के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे और सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास और अहम खबरें, जिसमें आपको बता दें कि सबसे पहले लोकसभा में आज क्या कुछ खास होने वाला है उस पर नजर डालते हैं। बता दें कि लोकसभा में आज भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 पर चर्चा आज भी जारी रहेगी। इन विधेयकों के पारित होने के बाद दूरसंचार विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए रखा जाएगा। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल प्रस्ताव करेंगे कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्त और पद की अवधि विधेयक 2023 को चर्चा के बाद पारित किया जाए। वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 को पारित करने का प्रस्ताव रखेंगे। इन दोनों विधेयकों को राज्यसभा से पहले ही पारित किया जा चुका है। और वहीं राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय माल व सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 और अनंतिम कर संग्रहण विधेयक 2023 को चर्चा के बाद लोकसभा को लौटाने के लिए प्रस्ताव रखेंगी।
लोकसभा इन दोनों विधेयकों को पहले ही पारित कर चुकी है। और आपको बता दें कि लोकसभा में कल भी सुरक्षा में हुई चूक के मामले में और विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर संसद के दोनों सदनों में लगातार हंगामा जारी रहा और कामकाज में बाधा आई। राज्यसभा की कार्यवाही के बीच हंगामा और नारेबाजी के बीच एक संक्षिप्त चर्चा के बाद सदन ने विनियोग नंबर 3 और 4 विधेयक 2023 को लोकसभा को लौटा दिया। सभापति के आग्रह के बाद भी जब विपक्षी नहीं माने तो उन्होंने कार्यवाही को शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सुरक्षा चूक मुद्दे पर सदन में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर कांग्रेस, डीएमके और टीएमसी, जेडीयू, लेफ्ट और अन्य सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। सभापति ने संसद के बाहर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के उनकी मिमिक्री से जुड़ी घटना को शर्मनाक बताया। उधर लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून विशेष प्रावधान दूसरा संशोधन विधेयक 2023 को संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। केंद्रीय वस्तु और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 को भी पारित कर दिया गया। सदन में भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 को विचार और पारित करने के लिए पेश किया गया। इस बीच 49 विपक्षी सांसदों को अशोभनीय व्यवहार के लिए शीतकालीन सत्र के बाकी बचे हुए भाग के लिए निलंबित कर दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदन नियमों के मुताबिक चलेगा। वहीं भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 की मुख्य बातें जानने के लिए हम देखते हैं ये रिपोर्ट। सरकार आपराधिक कानूनों और इन्हें लागू करने की प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव कर रही है। भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लाया गया है। अगर बात करें इन तीन विधेयकों की मुख्य विशेषताओं की तो 1860 के भारतीय दंड संहिता की जगह लाए गए भारतीय न्याय संहिता में धाराओं की संख्या कम हुई है। आईपीसी में 511 धाराएं हैं जबकि न्याय संहिता में 358 धाराएं हैं। 175 धाराएं बदलेंगी, 8 नई जोड़ी जाएंगी और 22 धाराएं खत्म होंगी। भारतीय न्याय संहिता से लाए जा रहे बड़े बदलावों की बात करें तो इसमें आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग से जुड़े अपराधों को जोड़ा गया है और इनमें मौत की सजा तक का प्रावधान किया गया है। इससे पहले आतंकवाद को यूएपीए और संगठित अपराधों को मकोका जैसे विशेष कानूनों के जरिए दंडित किया जाता था। आतंकवाद को परिभाषित करते हुए देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालना, आम जनता को डराना या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ना आतंकवाद माना गया है। इसके लिए मौत या उम्र कैद का प्रावधान किया गया है। अपहरण, जबरन वसूली, कॉन्ट्रैक्ट पर हत्या, जमीन पर कब्जा, वित्तीय घोटाले और अपराध सिंडिकेट की ओर से किए गए साइबर अपराध जैसे अपराधों को संगठित अपराध के दायरे में शामिल किया गया है। संगठित अपराध के मामलों में अधिकतम मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। गैंगरेप के मामले में पीड़ित को बालिग मानने के लिए उम्र को 16 से बढ़ाकर 18 साल किया गया है। व्यभिचार को अपराध घोषित करने वाली आईपीसी की धारा 497 को भारतीय संहिता में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि आईपीसी की धारा 498 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 84 में बरकरार रखा गया है, जो एक पुरुष को दूसरे पुरुष की पत्नी को लुभाने के लिए दंडित करता है। बीएनएस में राजद्रोह कानून को हटाया गया है। इसकी जगह फूट, सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को भड़काने या इसकी कोशिश करने, भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालना अपराध घोषित किया गया है। इसके अलावा बिक्री के लिए खाद्य या पेय पदार्थ में मिलावट, मिलावटी दवाइयों और लापरवाही से गाड़ी चलाने जैसे अपराधों को भी भारतीय न्याय संहिता में शामिल किया गया है। छोटे अपराधों जैसे नशे में हंगामा, 5000 से कम की चोरी के लिए 24 घंटे की सजा या 1000 रुपए जुर्माना या सामुदायिक सेवा करने की सजा हो सकती है। अपराधी अपराध करके भाग जाते थे, उनका क्या किया जाए? तो उनके लिए एक शब्द था माननीय सभापति जी, एब्सकॉन्डर, एब्सकॉन्ड कर गए। पहली बार इन नियमों में, इन कानूनों में इस बात की चिंता की गई है कि आप उनका क्या करते थे कि आपका ट्रायल सेपरेट कर दिया और बाकी का ट्रायल होगा। तो बाकी वाले कहते थे कि भाई हम तो कॉन्स्पिरेसी के तो मेन वो हैं, वो लंदन और अफ्रीका में बैठे हैं, दुबई में और अमेरिका में, कनाडा में,
तो हमारा ट्रायल कैसे करेंगे, तो लड़ जाया करता था। अब है उनका ट्रायल सेपरेट नहीं होगा, उनका भी ट्रायल होगा, जो कहते हैं ट्रायल इन एब्सेंशिया, उनको सजा मिलेगी। चाहे तो अपील कर सकते हैं, तो अपील करना पड़ेगा, तो हिंदुस्तान वापस आना पड़ेगा। इस तरह सीआरपीसी में भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं और नागरिक सुरक्षा संहिता में अब 533 धाराएं बचेंगी, 160 धाराएं बदलेंगी, 9 नई जुड़ेंगी और 9 खत्म होंगी। अगर बात करें बिल की मुख्य बातों की, तो अब नागरिक किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकेंगे, चाहे उनका अधिकार क्षेत्र कुछ भी हो। एफआईआर दर्ज करने से लेकर केस जारी के रखरखाव से लेकर आरोप पत्र दाखिल करने और फैसला सुनाने तक की पूरी प्रक्रिया का डिजिटलीकरण होगा। एफआईआर के 90 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से चार्जशीट दाखिल की जाएगी। न्यायालय ऐसे समय को 90 दिनों के लिए और बढ़ा सकता है, जिससे जांच को समाप्त करने की कुल अधिकतम अवधि 180 दिन हो जाएगी। बलात्कार पीड़ितों की जांच करने वाले चिकित्सकों को 7 दिनों के भीतर जांच अधिकारी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। आरोप पत्र प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर अदालतों को आरोप तय करने का काम पूरा करना होगा। बहस पूरी होने के 30 दिनों के भीतर फैसला देना। फैसला सुनाए जाने के 7 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। 7 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक टीमों को अनिवार्य रूप से अपराध स्थलों का दौरा करना होगा। 7 साल या उससे अधिक की सजा वाला कोई भी मामला पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिए बिना वापस नहीं लिया जाएगा। मृत्यु दंड की सजा को अधिकतम आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। आजीवन कारावास की सजा को अधिकतम 7 साल के कारावास में बदला जा सकता है और 7 साल की सजा को 3 साल के कारावास में बदला जा सकता है। अंग्रेजों के द्वारा जो कानून बनाया गया था वो था इंडियन पिनल कोड। एम एंड ऑब्जेक्ट उस कानून का जो था वो पनिशमेंट देने का था, और अब एम एंड ऑब्जेक्ट इस कानून का जो है भारतीय न्याय संहिता, वो न्याय करने का है, जस्टिस करने का है। और दूसरा अगर हम देखेंगे, नागरिकों के लिए सुरक्षा के लिए किसी तरह से वो असुरक्षित महसूस नहीं करें, ये सोच और ब्रिटिश की सोच में, कॉलोनियल सोच में ये बहुत बड़ा फर्क है। पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। किसी भी अपराध में शामिल होने के लिए जब्त किए गए वाहनों की वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी, जिसके बाद मुकदमे की लंबित अवधि के दौरान जब्त किए गए वाहन के निपटान को सक्षम करने के लिए अदालत में एक प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जाएगी। ये तीनों बिल 11 अगस्त को मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश किए गए थे, जिसके बाद तीनों विधेयकों को विस्तृत मूल्यांकन के लिए संसद की गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के पास भेजा गया और समिति को 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया था। जानकारों के मुताबिक इस नए संशोधन से न्यायिक प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। आप देखते रहिए नया सवेरा। मेरा काम वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूँ, मजदूरी का लाइन है। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा? पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। एनपीएस में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा जमा कर लेता हूँ और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी। स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। समझ कर इन्वेस्ट कर।
Here, gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. लेट हो गया आज तो। अरे बेटा नाश्ता तो करते जाओ। मम्मा फिर से वही बोरिंग नाश्ता। अच्छा मम्मा तुम्हारा ही घास फूस वाला नाश्ता मुझे नहीं करना है। वैसे भी ऑफिस के बाहर क्या मस्त पकौड़े वाला है। अब से मेरा नाश्ता वही होगा। क्या भैया, जब देखो टीवी देखते रहते हो, कभी तो वर्कआउट कर लिया करो। अरे ये वर्कआउट करके समय खराब क्यों करना है? टीवी पर नई वेब सीरीज आई है, आजा बैठकर देखते हैं। आप ही देखो। कब तक इस सायरन को अनसुना करते रहेंगे? भागदौड़ भरी जिंदगी, बिगड़ती हुई जीवन शैली और अनुचित खान पान देता है कैंसर से लेकर हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा जैसी कई गैर संक्रामक बीमारियों को निमंत्रण। आज ही शराब और धूम्रपान से नाता तोड़िए। एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए शारीरिक गतिविधियों को अपनाइए। मौसमी फल और सब्जी खाइए। सेहत से खिलवाड़ की नहीं कोई माफी, बाकी समझदार को है इशारा काफी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ते हैं आगे। जी हाँ, बात करते हैं लोकसभा सचिवालय के निलंबित सांसदों के लिए एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें सांसदों के लिए किन किन चीजों पर पाबंदी रहेगी उनका जिक्र किया गया है। इनमें सांसदों को संसद कक्ष, लॉबी और गैलरी में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई है। दिशा निर्देश के मुताबिक उन्हें संसदीय समितियों की बैठक से निलंबित कर दिया गया है। उनके नाम पर व्यवसाय की सूची में कोई आइटम नहीं रखा गया है। निलंबित सांसदों के द्वारा कोई भी नोटिस स्वीकार्य नहीं है। वे अपने निलंबन की अवधि के दौरान होने वाले समितियों के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं। यदि शेष सत्र के लिए सदन की सेवा से निलंबित कर दिया जाता है तो वो निलंबन की अवधि के दौरान के लिए दैनिक भत्ते के भी हकदार नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की अध्यक्षता में पार्टी की संसदीय दल की बैठक आज हुई। इस बैठक में संसद की सुरक्षा में चूक के मामले पर सांसदों के निलंबन पर चर्चा हो सकती है। दरअसल 14, 18 और 19 दिसंबर को लोकसभा और राज्यसभा से 141 कुल सांसद सस्पेंड हुए। इसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस के लोकसभा से 40 और राज्यसभा से 17 थे। इससे एक दिन पहले दिल्ली में हुई INDIA की बैठक में सांसदों के सस्पेंशन का मुद्दा उठा था, जहां विपक्षी दलों ने सांसदों के सस्पेंशन की निंदा की थी। और शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सुप्रभात। शैलेंद्र, देखिए विपक्षी से लोकतंत्र पर हमला कह रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि इससे पहले भी, पूर्व में भी 1989 में राजीव सरकार में 63 सांसद सस्पेंड किए गए थे। ये संसद की रूल बुक के मुताबिक जिनका बिहेवियर, जिन सांसदों का स्पीकर को सही नहीं लगता है, गलत लगता है, वो उन्हें सस्पेंड कर सकता है। ऐसे में क्या विपक्षी सांसदों को, विपक्ष को अपने अंदर झांक कर नहीं देखना चाहिए कि उन्हें अपना व्यवहार कैसा रखना चाहिए और सदन को चलने देना चाहिए, क्योंकि टैक्स पेयर्स का एक बहुत बड़ा पैसा लगा होता है और उसके पैसे की बर्बादी करना, समय की बर्बादी करना सही नहीं है। पहला, राज्यसभा के सभापति हो या लोकसभा के अध्यक्ष, उन्हें पूरा अधिकार है कि वो सदन को नियमों के मुताबिक चलाएं, और अगर कोई सांसद नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे बाकी बचे सत्र के लिए या कुछ दिनों के लिए निलंबित किया जा सकता है। और हमने देखा है कि संसदीय इतिहास में ये अक्सर होता रहता है। हाँ, ये जरूर है कि इस बार ज़्यादा संख्या में सांसद निलंबित किए गए हैं। राजीव गांधी की सरकार के समय भी 63 विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया था। तो ऐसा नहीं है कि बड़ी संख्या में कोई पहली बार सांसद निलंबित हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि जब लोकसभा अध्यक्ष लगातार इस बात को कहते हैं कि तख्तियां लाना संसद के एक तरह से नियमों के अनुकूल नहीं है, वो अपनी बात रख सकते हैं। किस नियम के तहत रखना है इसका फैसला हमेशा अध्यक्ष करते हैं। उस हिसाब से चर्चा की जा सकती है, मुद्दे उठाए जा सकते हैं। तख्तियां लहराना और इस तरह से बार बार अपील के बाद हमने देखा कि हंगामा करना, उसके बाद
अब लोकसभा अध्यक्ष ने कई बार ये भी कहा है जब वो किसी सांसद पर कार्रवाई करते हैं कि उन्हें अच्छा नहीं लगता कि किसी सांसद के खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन सदन चलाना उनकी जिम्मेदारी है, इस वजह से ये कार्रवाई करनी पड़ती है। हम देख रहे हैं कि विपक्षी दलों को शायद एक बहाना चाहिए था कि संसद की कार्रवाई में गतिरोध डालें, चूंकि हमने देखा कि इस शीतकालीन सत्र के दौरान शुरुआती दिनों में सुचारू रूप से दोनों सदन चल रहे थे और काफी महत्वपूर्ण विधायी कामकाज हो रहे थे। प्रश्नकाल हो रहा था, शून्यकाल में सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के सांसद हो, तमाम मुद्दे उठा रहे थे, जनहित से जुड़े मुद्दे उठा रहे थे। फिर जब संसद की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया, उसके बाद से ही लगातार दोनों सदनों में हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद बड़ी संख्या में विपक्षी सांसदों का निलंबन हुआ दोनों सदनों से। हम जानते हैं कि कल बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई थी और उसमें विपक्षी दलों का जो रुख है, एक तरह से संसद में जो चूक को लेकर के बाद जो उनका रुख है संसद के अंदर और जिस तरह से राजनीतिक विपक्षी दल प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उस पर प्रधानमंत्री ने निशाना भी साधा विपक्षी दलों पर कि आखिर वो क्या चाहते हैं, वो इस तरह का रवैया क्यों अपना रहे हैं। तो हम देख रहे हैं सत्ता पक्ष अब पूरी तरह से विपक्ष के रवैये पर सवाल उठा रहा है कि आखिर वो क्या एक बहाना ढूंढ रहे थे, आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। जब चर्चा के लिए दोनों सदनों में सरकार कई मुद्दों पर जो नियमों के मुताबिक तैयार है वो अपनी बात रखे, लेकिन जिस तरह से वो मांग करते रहे वो मांग का कोई औचित्य नहीं। जी शैलेंद्र, अगर आज की बात करें तो आज भी लोकसभा और राज्यसभा में कई सारे अहम विधायी कामकाज है जो आज सूचीबद्ध हैं, और आखिर ऐसे कौन कौन से काम हैं जिन पर हम सभी की नजर रहेगी? देखिए, आपने शुरू में बताया है विस्तार से कि ये 3 महत्वपूर्ण विधेयक है जो वापस लेकर नए विधेयक रखे गए थे। न्याय व्यवस्था को लेकर जानते हैं, दंड की जगह न्याय देने की तरफ सरकार आगे बढ़ेगी जब ये दोनों सदनों से ये विधेयक पारित हो जाएंगे। बिल्कुल सरकार जरूर चाहेगी, क्योंकि 3 दिन बचे हैं। अब आप 22 तारीख से देखें तो दोनों सदनों में इन महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराना, इसलिए हम देख रहे हैं कि दोनों सदनों में वो विधेयक जरूर सूचीबद्ध हैं जो किसी एक सदन से पारित हो चुके हैं, चाहे मौजूदा सत्र में या पहले सत्र में। तो ऐसे 2-2 विधेयक हमने देखा है कि दोनों सदनों में सूचीबद्ध किए गए। और सबसे महत्वपूर्ण विधेयक है जो न्याय संहिता से जुड़ा हुआ 3 विधेयक। पुराना बिल वापस लिया गया था, नया बिल सरकार लेकर आई है। कल चर्चा हुई, आज भी चर्चा होगी और कोशिश ये होगी कि इन विधेयकों को सदन से पारित कराया जाए। बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण विधेयक, आईपीसी सीआरपीसी की जगह लेने वाले, न्याय देने वाले ये विधेयक। आप अपनी नजर बनाकर रखिए सदन की कार्यवाही पर, आगे फिर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों से ये अपडेट साझा करने के लिए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए नया सवेरा। पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। रिटायरमेंट पे कोई सोचता ही नहीं है, सोचता कभी 50 की उम्र में आकर। और एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं, पैसा कमाती हैं, घर पे दे देती हैं और 1-1 रुपए को मांगती हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है कि भाई चाहे वो आदमी है, चाहे वो औरत है, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, चाहे वो अदर जेंडर है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा डोज। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है। आपने, क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं नया सवेरा। बिल्कुल, और नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए अब रुक करते हैं अगली खबर का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 के ग्रैंड फिनाले में युवा इनोवेटर्स से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कहा कि 21वीं सदी का भारत जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। देश को आत्मनिर्भर बनाने पर भी उन्होंने जोर दिया और युवाओं से आह्वान किया कि भारत को कोई भी टेक्नोलॉजी आयात ना करनी पड़े और ऐसा लक्ष्य होना चाहिए।
वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत के सामर्थ्य पर बढ़ते भरोसे और उम्मीदों को देखते हुए प्रधानमंत्री ने युवाओं से कम लागत में गुणवत्तापूर्ण समाधान ढूंढने का भी आह्वान किया। ये समय एक तरफ 2047 की तरफ की यात्रा और दूसरी तरफ आपके जीवन पूर्ण महत्व के महत्वपूर्ण वर्षों की यात्रा, दोनों साथ साथ है। भारत को विकसित बनाने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना है और इसमें आप सभी का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए भारत की आत्मनिर्भरता। हमारा भारत आत्मनिर्भर कैसे बने, आपका लक्ष्य होना चाहिए कि भारत को कोई भी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट न करनी पड़े, किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए दूसरों पर निर्भर रहना न पड़े। और कोविड के बढ़ते मामलों और देश में नए सब वेरिएंट JN.1 को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से कोविड-19 की समीक्षा बैठक करेंगे। हालांकि केंद्र सरकार इससे निपटने के लिए सभी तरह के कदम उठा रही है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगातार निगरानी बनाए रखने के लिए कहा है। साथ ही साथ राज्यों को अधिक संख्या में RT-PCR टेस्ट सहित पर्याप्त परीक्षण सुनिश्चित करने और पॉजिटिव नमूनों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए प्रयोगशालाओं में भेजने की सलाह भी दी गई है। आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए राज्यों को बीमारी के प्रसार के खतरे को कम करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय और अन्य व्यवस्थाएं करने के लिए भी कहा गया है। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं तमिलनाडु की, जहां दक्षिणी जिलों में लगातार बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। भारी बारिश के कारण अब तक 10 लोगों की मौत हो गई है। सेना के जवान स्थिति से निपटने के लिए मुस्तैदी के साथ जुटे हुए हैं। अलग अलग इलाकों में फंसे लोगों को सफलतापूर्वक निकाला जा रहा है। वहीं हेलीकॉप्टरों की मदद से प्रभावित लोगों को भोजन के पैकेट और अन्य राहत सामग्री भी लगातार वितरित की जा रही है। तिरुनेलवेली और तूतीकोरिन में सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। केंद्रीय आकलन टीम आज तूतीकोरिन में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी। लोगों को घरों के अंदर ही रहने और जल निकायों के पास ना जाने के लिए कहा गया है। तिरुनेलवेली में तमिरापरानी नदी भी उफान पर है। तो वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चक्रवाती तूफान मिचोंग और दक्षिणी जिलों में भारी बारिश से हुए नुकसान को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। उन्होंने PM मोदी से आपदा राहत कोष प्रदान करने का भी अनुरोध किया है। और इसी पर ताज़ा अपडेट लेने के लिए सीधा रुख करते हैं। इस वक्त हमारी प्रियंका जैन हमारी संवाददाता चेन्नई से हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। प्रियंका, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है? अभी फिलहाल क्या कुछ स्थिति है और प्रशासन किस तरीके से उन तमाम जो आपदा इस वक्त आई हुई है उससे निपटने की कोशिश कर रहा है? जैसे कि आप समझ सकते हैं, ये धीरे धीरे बैक टू नॉर्मल वो टाइम लगेगा, बिकॉज दीज आर हिस्टोरिक रेन्स। आफ्टर 50 साल के बाद ऐसा these districts have witnessed। अभी आप देख सकते हैं अराउंड 12,000 लोग रिलीफ कैंप में स्टेशनड हैं और दिस इज हिट वेरी बैडली। तूतुकुड़ी हैज विटनेस्ड द हाईएस्ट ऑफ रेनफॉल, जिसके कारण अराउंड 300 ऑड विलेजेस वहाँ के तूतुकुड़ी में बीन अफेक्टेड वेरी बैडली ड्यू टू दिस रेन। जैसे आप जान सकते हैं ट्रेन में भी काफी सारे लोग स्टक हो गए हैं, तो नियर बाय विलेज वाले उनको फूड, वाटर, दूध का मदद कर रहे हैं ताकि पैसेंजर्स ऑल्सो, और जो पैसेंजर्स वेर स्टक इन रेलवे स्टेशन उनको 900 ऑड पैसेंजर्स को वहां से रेस्क्यू करके दे हैव सेंट टू चेन्नई थ्रू अ स्पेशल ट्रेन।
बिल्कुल फ्रॉम तिरुविकुंड्रम। प्रियंका, देखिए तिरुनेलवेली और तूतीकोरिन में ज़्यादा जो है हालात गंभीर हैं और कई जगह पर जिस तरह से अतिरिक्त पानी छोड़ा गया है उससे बाढ़ जैसे हालात भी हैं। तो जहाँ जहाँ पानी ज़्यादा जल जमाव हुआ है वहाँ वहाँ बीमारियों का भी खतरा है। तो ऐसे में प्रशासन उसे लेकर क्या कुछ कर रहा है ताकि लोगों को इस तरह की जल जनित जो बीमारियाँ होती हैं उनसे बचाया जा सके? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आज सेंट्रल टीम जाके विजिट करने वाली है तूतीकोरिन विलेज एंड दे आर आल्सो प्लानिंग टू मीट अफेक्टेड पीपल डायरेक्टली। और जहाँ तक स्टेट का बात है, स्टेट इज आल्सो टेकिंग मेजर्स, बट स्टिल वो क्लियर करने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है। इमीडिएट रेस्क्यू बिकॉज ताम्रबरनी डैम, ताम्रबरनी रिवर has flown like flood to तिरुनेलवेली एंड तूतीकोरिन। उसके कारण ही वो जब उसमें पानी थोड़ा कम होते होते ही the situation will come back to normalcy। बिल्कुल, तो आप अपनी नज़र बनाकर रखिए वहाँ पर और जो ताज़ा अपडेट होगी आगे भी आपसे हासिल करेंगे। फिलहाल धन्यवाद प्रियंका हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों से अपडेट साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब नया सवेरा में अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि काजा मनाली मार्ग पर 2 दिन से फंसे 5 पर्यटकों का रेस्क्यू कर लिया गया है। ये जगह स्पीति के लौसर गांव से 40 किलोमीटर दूर है। इस काम में स्थानीय युवकों ने प्रशासन की काफी मदद भी की। 17 दिसंबर को दरअसल एक फॉर्च्यूनर गाड़ी बातल से करीब 10 किलोमीटर दूर चढ़ाई में बर्फ के कारण फंस गई थी और 5 लोग वहां पर फंस गए थे। इनके परिजनों से ये जानकारी मिलने के बाद जिलाधीश ने स्पीति और केलोंग दोनों ओर से रेस्क्यू टीम भेजने का फैसला किया। 18 तारीख को स्पीति की ओर से गई रेस्क्यू टीम कुंजम टॉप से 3 किलोमीटर ही पीछे तक जा पाई। बर्फ ज्यादा होने की वजह से गाड़ियां फंस रही थी। मंगलवार सुबह 10 गाड़ियों के साथ रेस्क्यू टीम फिर से बातल गांव के लिए निकली और सभी लोगों का वहां पर सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। और अब बात जमीन के बदले नौकरी मामले की, तो इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव आरोपी हैं। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने आरोपियों के वकील के आग्रह पर दस्तावेजों की स्क्रूटनी के लिए और वक्त दे दिया था। लालू और उनके परिवार के सदस्यों को इस मामले में पिछले महीने जमानत मिल गई थी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं काशी तमिल संगमम की। काशी तमिल संगमम में हिस्सा लेने वाला तमिलनाडु से आया एक दल प्रयागराज के गंगा जमुना सरस्वती के पावन संगम तट पर पहुंचा। इस दौरान सभी लोगों का तिलक लगाकर और पुष्प वर्षा के जरिए भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रयागराज के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि ये लोग काशी के साथ साथ प्रयागराज की भी परंपरा और संस्कृति से रूबरू होंगे। तमिल से हमारे जो सभी अतिथिगण आए हैं उनका एक तरीके से कल्चरल एक्सचेंज के अंतर्गत यहाँ पर प्रयाग की धरती पर आगमन हुआ है और यहाँ के विभिन्न मंदिर, यहाँ पर जो संगम में स्नान करने की जो इनकी इच्छा थी उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनका ये जो आयोजन किया गया है। सिमिलरली अन्य विभिन्न स्थानों पर जाके जो प्रयागराज के संबंध में जो दर्शनीय स्थान है उनका विजिट किया जा रहा है, तो एक तरीके से कल्चरल एक्सचेंज किया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अपने भव्य स्वागत के लिए इन लोगों ने प्रयागराज के लोगों का आभार भी जताया। इन लोगों ने साथ ही कहा कि काशी के साथ साथ प्रयागराज की संस्कृति से परिचित होना इनके लिए सोने पर सुहागे जैसा है। प्रयागराज आने में बहुत अच्छा लगा। नरेंद्र मोदी जी को बहुत थैंक यू।
बहुत अच्छा लगा। Thank you, Prime Minister Narendra Modi ji, for this opportunity, for arranging this special initiative, especially for the youngsters. I am from Tenkasi, that is called as Dakshin Kasi. As Narendra Modi ji said in a meeting that Dakshin Kasi is in southern India and northern Kasi belongs to Varanasi. So both the Kasis to be merged, that is called as Kasi Tamil Sangam. और आगे बढ़ने से पहले चलिए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा में 3 आपराधिक कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा आज भी रहेगी जारी। प्रेस और आवधिक पंजीकरण और दूरसंचार विधेयक भी सूचीबद्ध। वहीं उच्च सदन में CGST दूसरा संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा प्रस्तावित। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री के साथ कोविड-19 पर करेंगे समीक्षा बैठक। सभी विभागों की तैयारियों का लिया जाएगा जायजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से वैश्विक चुनौती का गुणवत्तापूर्ण समाधान ढूंढने का किया आह्वान। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों से किया संवाद। कोयला मंत्रालय आज वाणिज्यिक कोयला खदानों की नवे दौर की करेगा नीलामी। इस नीलामी में कोयला क्षेत्र में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी को मिलेगा बढ़ावा। डोनाल्ड ट्रंप को लगा बड़ा झटका। अमेरिका की कोर्ट ने राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य किया घोषित। 6 जनवरी 2021 को यूएस कैपिटल पर उनके समर्थकों द्वारा किए गए हमले में उनकी भूमिका को लेकर की गई कार्रवाई। खेल की खबरों में दूसरे वनडे में टॉनी डी जॉर्जी के नाबाद शतक की मदद से दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 8 विकेट से हराया। 3 मैच की सीरीज 1-1 से हुई बराबर। कल खेला जाएगा तीसरा और निर्णायक मुकाबला। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के सालाना पुरस्कारों में भारत का दबदबा। हार्दिक सिंह बने साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी। वहीं महिला टीम की कप्तान सविता पूनिया ने लगातार तीसरे साल जीता सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर का पुरस्कार। और अब बारी है अखबारों की सुर्खियां जानने की। तो अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए चलिए आपको लिए चलते हैं हमारी सहयोगी संध्या शर्मा के पास, जो कि न्यूज रूम में मौजूद हैं। जी संध्या, क्या कुछ है आज आपके पास अखबारों की सुर्खियों से? जी शहला, अखबारों की सुर्खियों के हमारे इस खास सेगमेंट की शुरुआत कर लेते हैं अमेरिका में रह रहे भारतीयों से जुड़ी इस खबर के साथ। दरअसल H1B वीज़ा के पात्र आवेदकों के लिए घरेलू नवीनीकरण की प्रक्रिया को व्हाइट हाउस ने फिर से मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून में जब अमेरिका गए थे, इस दौरान व्हाइट हाउस की ओर से इस योजना की घोषणा की गई थी और उसके कुछ ही महीनों बाद ये कदम उठाया गया है। तो आज ये खबर को सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ लिया है और देश विदेश के पेज पर हेडलाइन के साथ लिया है। अगली खबर की बात करें तो ये हिंदुस्तान अखबार ने देश दुनिया पेज पर लिया है। इसके अलावा और भी अखबारों ने इस खबर को प्रकाशित किया है और बताया है कि ब्रिटेन के साथ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते को लेकर के जिस तरह से भारत की आलोचना की जा रही थी, उस पर निशाना साधते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने स्पष्ट किया कि ऐसे समझौतों पर सावधानी पूर्वक विचार करने की जरूरत होती है। यानी कि आलोचना जो हो रही थी उस पर तीखा प्रहार करते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने यह बात कही है। अगली खबर मौसम से जुड़ी हुई है। दरअसल अगले एक सप्ताह को लेकर के मौसम विभाग ने जो अनुमान जताया है, उसके मुताबिक तेज और ठंडी हवाएं आज से धीमी पड़ने लगेंगी राजधानी में। और उन्होंने ये भी बताया कि अगला जो एक सप्ताह होगा वहां पहाड़ों पर जो बर्फबारी जिसका हमेशा से लोगों को इस समय में इंतजार रहता है, वो देखने को शायद संभावित है कि नहीं मिल सकेगी और दिल्ली में अब ठंड भी थोड़ी कम हो जाएगी। चलते चलते बात कर लेते हैं एक स्टडी से जुड़ी हुई खबर के साथ। दरअसल
दरअसल आपराधिक घटना की जांच में फॉरेंसिक विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, हम सभी जानते हैं। और फॉरेंसिक विज्ञानियों ने एक शोध किया है, एक रिसर्च किया है और बताया है कि पराग कणों की जांच से भी अपराधियों के विरुद्ध मिल सकेंगे साक्ष्य। उनका ये जो स्टडी है, इसका आधार ये बताया गया है कि जिस तरह से लोगों का खान पान, रहन सहन अलग अलग होता है, भाषा अलग अलग होती है, उसी तरह से पराग कण भी अलग होते हैं, जिसके माध्यम से अपराध और अपराधियों की जांच में पराग कण काफ़ी मददगार साबित होंगे फॉरेंसिक साइंस के लिए। तो आज के अखबारों की ये है वो अहम और बड़ी खबरें जो आम व्यक्ति से जुड़ी हुई हैं और देश विदेश से सरोकार रखती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संध्या, तमाम खबरों को कम समय में समेट करके और हमारे दर्शकों तक लाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ चलिए खबरों में का जो सिलसिला है वो यूं ही लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए DD न्यूज़। Earlier we were having DCBS system. We got transferred to NPS from DCBS. NPS was found to be more employee friendly, flexible, transparent, and beneficiary can choose their options. Transition was very smooth. NPS has created app-based systems and online systems, so everything is digitized. It's very helpful and convenient. अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आइए अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें फटाफट अंदाज में। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका के नई अदालत ने कैपिटल हिंसा मामले में डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य करार दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन की धारा 3 के तहत राष्ट्रपति पद संभालने के लिए अयोग्य हैं। डोनाल्ड ट्रंप कैपिटल हिंसा मामले में अपनी भूमिका के कारण अगले साल के राष्ट्रपति चुनाव में कोलोराडो में मतदान में शामिल नहीं हो सकते। अमेरिका के इतिहास में पहली बार है कि 14वें संशोधन की धारा 3 का उपयोग राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने के लिए किया गया है। ईरान समर्थित हौथी आतंकवादी समूह ने लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर हमला तेज कर दिया है। वहीं कल हौथी के आतंकवादी समूह ने एक व्यापारिक जहाज पर हमला किया था, जिसके बाद जहाज में भीषण आग लग गई थी। घटना के बाद व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि हौथी समूह को व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना बंद करना चाहिए। चीन में सोमवार देर रात आए भूकंप में अब तक 127 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं 700 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 6.1 तीव्रता का ये भूकंप गासू और किंघई प्रांत में सोमवार देर रात आया। आइसलैंड में ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद जमीन पर लावा निकल रहा है। कई हफ्तों की भूकंपीय गतिविधि के बाद देर रात दक्षिण पश्चिमी आइसलैंड में रेक्जेंस प्रायद्वीप पर हुए विस्फोट से हवा में 100 मीटर से अधिक दूर तक लावा और धुआं फैल गया था। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं, जल्दी से नजर डाल लेते हैं कारोबार की खबरों पर। ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए कोयला मंत्रालय आज वाणिज्यिक कोयला खदानों की 9वें दौर की नीलामी करेगा। मंत्रालय ने कहा है कि इसमें 4 राज्यों के 26 कोयला खदानें नीलाम की जाएंगी। इससे कोयला क्षेत्र में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।
वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग ने राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए 22 राज्यों को 60,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त उधारी को मंजूरी दे दी है। इस रकम की इजाजत सरकार की तरफ से साल 2023-24 के लिए दी गई है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की औपचारिकरण योजना के अंतर्गत देश में एक जिला एक उत्पाद ब्रांड पर आधारित 12,024 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी मंजूर की गई है, जिनमें से 109 इकाइयां राजस्थान में, 756 इकाइयां उत्तर प्रदेश में, 69 इकाइयां गुजरात में और 240 इकाइयां ओडिशा में हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 2018-19 से प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र योजना ऑपरेशन ग्रीन्स कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य किसानों के मूल्य प्राप्ति को बढ़ाना और फसल के बाद के घाटे को कम करना है। मेटा और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ने एक साझेदारी की घोषणा की, जिसके तहत छोटे व्यवसायों को डिजिटल कॉमर्स का लाभ उठाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इस साझेदारी का मकसद छोटा कारोबार चलाने वालों को शिक्षित करना है। पिछले 9 सालों में अर्थात साल 2014-15 से 2022-23 तक अंतर्देशीय मछली उत्पादन में तीव्र बढ़ोतरी देखी गई है। कुल अंतर्देशीय मछली उत्पादन साल 2014-15 के 66.87 लाख टन से बढ़कर 2022-23 में 131.13 लाख टन हो गया है। और आइए अब खबरें देखते हैं खेल जगत से। दक्षिण अफ्रीका ने 3 वनडे मैचों की सीरीज में शानदार वापसी करते हुए भारत को दूसरे वनडे में 8 विकेट से हरा दिया है। जीत के लिए मिले 212 रनों के लक्ष्य की मेजबान अफ्रीकी टीम ने 45 गेंद शेष रहते हुए 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। आईपीएल 2024 के लिए दुबई में मिनी ऑक्शन हुआ, जहां ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मिचेल स्टार्क चर्चा का केंद्र रहे। स्टॉक को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24.75 करोड़ में खरीदा। स्टॉक की कीमत आईपीएल नीलामी के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी बोली है। पैट कमिंस को आईपीएल नीलामी में सनराइजर्स हैदराबाद ने 20.50 करोड़ में खरीदा। आईपीएल में अब तक पैट कमिंस ने कुल 42 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 45 विकेट हासिल किए हैं। भारतीय टीम के ऑलराउंडर हर्षल पटेल को पंजाब किंग्स ने 11 करोड़ 75 लाख रुपए की मोटी रकम देकर खरीदा है। उनका बेस प्राइस 2 करोड़ था। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के सालाना पुरस्कारों में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सविता पुनिया को साल की सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर का पुरस्कार मिला है। सविता ने लगातार तीसरे साल ये पुरस्कार अपने नाम करने में सफलता पाई है। भारत के हार्दिक सिंह को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा वर्ष 2023 के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया। वो ऑनलाइन वोटिंग में जर्मनी के निकोलस वेलन से आगे रहे। हार्दिक को कुल पड़े वोटों में से 34% वोट मिले। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी ने फीफा क्लब विश्व कप के फाइनल में स्थान बना लिया है। सेमीफाइनल में मैन सिटी के उरावा रेड डायमंड्स को आसान मुकाबले में 3-0 से हराने में सफलता पाई। फाइनल में मैन सिटी का सामना ब्राजील के फ्लुमिनेंसे क्लब के साथ होगा। और अब खबरें सिने जगत से। बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शुमार मुन्ना भाई एमबीबीएस के 20 साल पूरे हो गए। राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित ये फिल्म सुपरहिट रही थी और इसके हर किरदार ने लोगों के दिलों पर अपनी अलग छाप छोड़ी। लेकिन फिल्म में मुन्ना और सर्किट की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। वरुण तेज और मानुषी छिल्लर स्टारर ऑपरेशन वैलेंटाइन का टीजर रिलीज कर दिया गया। टीजर की खूब तारीफ हो रही है। इस फिल्म के जरिए वरुण तेज बॉलीवुड में कदम रख रहे हैं। ये फिल्म 16 फरवरी को रिलीज होगी।
हाल ही में लिन लैशराम के साथ परिणय सूत्र में बंधे अभिनेता रणदीप हुड्डा ने अपनी पत्नी के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें बधाई दी। अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर पत्नी के साथ दिल छू लेने वाली तस्वीरें साझा की। फिल्म ब्राइड डे की रिलीज को लेकर अभिनेता जितेंद्र कुमार ने कहा कि वो अपने किरदारों को खुद तक सीमित नहीं रहने देते, बल्कि वो प्रत्येक भूमिका इसलिए लेते हैं क्योंकि वो उन्हें सार्थक कहानियों तक पहुंचने और अपने चित्रण के माध्यम से समाज को बताने के रूप में देखते हैं। एक्ट्रेस आलिया भट्ट का कहना है कि क्रिसमस उनका फेवरेट टाइम है और उनके लिए ये खुशी, प्यार और एकजुटता का दिन है। उनका मानना है कि क्रिसमस मनाने का सबसे अच्छा तरीका इसे परिवार और प्रियजनों के साथ सेलिब्रेट करना होता है। अपने अभिनय और हास्य कला से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने वाले वीरदास अब निर्देशन में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। वीर एक हॉरर फिल्म के निर्देशन करने जा रहे हैं जो साल 2024 में रिलीज होगी। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता यशपाल शर्मा अब भोजपुरी सिनेमा में डेब्यू करने जा रहे हैं। यशपाल फिल्म को शानदार किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। पंजाबी सिंगर मीत ने टी सीरीज को लीगल नोटिस भेजकर फिल्म एनिमल के अर्जुन वैली गीत पर मालिकाना हक का दावा करते हुए 8 करोड़ रुपए रॉयल्टी की मांग की है। मीत ने आरोप लगाया कि साल 2015 में उनके गाए हुए गाने का कुछ हिस्सा चुराया गया है। और अब बात आपकी सेहत की। तो चलिए सेहत में बात करते हैं कि हमारे शरीर के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। लौह तत्व हमारे शरीर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और शरीर में आयरन की कमी अनीमिया का मुख्य कारण है। आयरन हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है और आयरन की कमी को दूर भी किया जा सकता है। आइए समझते हैं कि आयरन स्टोर्स का शरीर के लिए क्या महत्व है और कैसे इसे बढ़ाया जा सकता है। लौह तत्व यानी आयरन हमारे आहार से मिलने वाला एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो शरीर के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। आयरन की अधिकतर मात्रा हीमोग्लोबिन यानी लाल रक्त कोशिकाओं में पाई जाती है, जिनके द्वारा ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंचती है और व्यक्ति को रोजमर्रा के कार्य करने के लिए क्षमता मिलती है। आयरन की अधिक मात्रा हमारे जिगर में संचित हो जाती है और यदि आहार में आयरन की मात्रा कम रह जाए तो शरीर इसे प्रयोग कर लेता है। आयरन स्टोर्स होते हैं हमारी बॉडी में, जो कि अगर पूरी तरह से भरे हुए स्टोर्स हैं तो बच्चा जब आयरन ले रहा है तो माँ के स्टोर्स से उसके ब्लड सर्कुलेशन में और आयरन आ जाएगा और उसकी कमी ना माँ को हो पाएगी ना बच्चे को हो पाएगी। लेकिन हमारे देश में ये देखा गया है कि माएँ जो होती हैं वो प्रेगनेंसी में प्रवेश करते समय ही या तो पहले से अनीमिक होती हैं। अगर आयरन हमारे स्टोर्स में आयरन नहीं है उसके बाद ही तो हम अनीमिक होते हैं। तो अगर हम एनीमिक हो रहे हैं इसका मतलब स्टोर्स तो खाली हैं। हमें तो ऐसा आहार लेना है, जब हम आहार लेते हैं और जब हम आयरन लेते हैं तो पहले एनीमिया करेक्ट होता है, हम एनीमिक नहीं रहते। और जब हम नॉर्मल हमारा हीमोग्लोबिन आ जाता है उसके बाद भी हम आयरन सप्लीमेंट करते हैं जिससे कि स्टोर भी बढ़ जाए। यदि आहार में आयरन की पर्याप्त मात्रा न ली जाए तो धीरे धीरे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को कई समस्याएं हो सकती हैं। व्यक्ति को थकान महसूस होती है, कमजोरी आती है और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर हो जाती है। आयरन के लिए नेचुरल खाना भी है जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियां हैं और ये भी कर सकते हैं कि आयरन के बर्तन माने जैसे लोहे की कढ़ाई होती है उसमें खाना बनाएं तो आयरन ज़्यादा उनके खाने में आ जाएगा, वरना दूध वगैरह में इतना ज़्यादा आयरन नहीं होता। हरी पत्तेदार सब्जियों में ही इतना आयरन होता है कि उनसे आयरन उनको पर्याप्त मात्रा में मिल सकेगा। या फिर जो नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं उनको आयरन उससे भी प्राप्त हो सकता है और काफ़ी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो सकता है। आवश्यक है कि बिना डॉक्टरी सलाह के आयरन के सप्लीमेंट न लिए जाएं। यदि आयरन युक्त आहार के साथ विटामिन सी लिया जाए तो इसका संचरण शरीर में बेहतर तरीके से होता है। यदि आप आहार में लौह तत्व ले रहे हैं तो इसके साथ चाय या कॉफी न पिएं, क्योंकि इससे आयरन का अवशोषण ठीक से नहीं हो पाता। अपने आहार में लौह तत्व की पर्याप्त मात्रा लें,
जिससे आपके शरीर में आयरन की कमी न हो। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और नया सवेरा में अब बात करेंगे मौसम की। आज लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। तमिलनाडु और केरल में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ एक हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा छाया रह सकता है। बिहार, मेघालय और त्रिपुरा में भी मध्यम से हल्का कोहरा छाया रह सकता है। अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ अन्य राज्यों के तापमान का। और इसी के साथ नया सवेरा के इस अंक में बस आज इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ चलते हैं बेंगलुरु में एक अनूठे केक शो की झलकियों के साथ। जी हाँ, बेहद खास ये केक शो। इस केक शो में नए संसद भवन से लेकर चंद्रयान 3 की सफलता को भी दर्शाया गया है। तो आप उठाइए इन झलकियों का आनंद और इस केक शो का आनंद। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नया सवेरा के